हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टीएच क्लासेस पर। हमारा मोटो है वी टीच यू अचीव, यानी हम पढ़ाएं और आप सभी अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करें। तो लेकर आ गई हूँ एक और नई वीडियो जिसमें मैं आपको जो है समझाने वाली हूँ। ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है, मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। बहुत ज़्यादा बच्चों ने मुझसे कहा है कि मैम पॉलिटिकल साइंस जो है उसका पेपर है और उसका हमें कुछ समझ नहीं आ रहा किस तरीके से क्या करना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पॉलिटिकल साइंस 317, चाहे आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो या फिर इंग्लिश मीडियम, दोनों ही मीडियम्स के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, क्लास 12 वाले बच्चों के लिए, एनआईएस के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। देखिए, अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो को लेकर चलते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपके सभी क्वेश्चंस रिपीट हो। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ ये देख के चलते हैं यूट्यूब पर कि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लूं तो मुझे याद हो जाएगा और मैं अपना पेपर करके आ जा सकता हूं, तो ऐसा नहीं है। अगर आप उसी जगह पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ के जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मींस कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो इस वीडियो में हम वो टॉपिक देखने वाले हैं, इनको भी हम समझेंगे अच्छे से। ठीक है, मैं सब कुछ आपको समझाने वाली हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और इसके बाद जो है मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी पॉलिटिकल साइंस का पूरा एक पेपर पैटर्न कि किस तरीके से पेपर आता है, जिससे कि आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, छोटा सा काम करना है, टीएच क्लासेस को सब्सक्राइब कर देना है, जिससे कि आपकी जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी पॉलिटिकल साइंस की या कोई भी अदर वीडियो, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। उसके लिए आपको बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी वीडियो को बिना किसी देरी के। मैं इस चैनल की होस्ट तनु। तो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक मैंने यहाँ पर चूज किया है आपका लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है हिंदी में स्वतंत्रता। ठीक है, तो यहाँ पर कई बार क्वेश्चन कर लिया जाता है कि स्वतंत्रता का क्या अर्थ है या फिर लिबर्टी का क्या अर्थ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबर्टी। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए तो आपको किस तरीके से आंसर करना है, पहले हम समझेंगे लिबर्टी होता क्या है। तो इन मॉडर्न पॉलिटिक्स लिबर्टी इज अंडरस्टूड एज द स्टेज ऑफ बीइंग फ्री विद इन सोसाइटी फ्रॉम कंट्रोल और ऑपरेसिव restrictions imposed by authority on one's way of life, behavior और political views। यानी कि अगर हम आधुनिक राजनीति में देख के चलें तो स्वतंत्रता आप अगर नॉर्मल शब्दों में भी कहा जाए तो स्वतंत्रता क्या होता है, किसी भी चीज से फ्री होना। लेकिन यहाँ पर अगर हम पॉलिटिक्स में बात करते हैं तो स्वतंत्रता का मतलब है समाज के भीतर किसी के जीवन के तरीके, व्यवहार, यानी कि जब हम एक समाज में रहते हैं तो उसके भीतर हमारे जीवन जीने के तरीके, व्यवहार, राजनीतिक विचारों पर अधिकार, ये सब नियंत्रण या दमनकारी प्रतिबंधों से मुक्त होने की स्थिति के रूप में समझा जा सकता है। यानी कि हमारे जो अधिकार है वो हमें दिए जाए, हमारे ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार की रोक ना लगाई जाए। ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो को आपको जरूर एंड तक देखना है। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है लेकिन इस एक वीडियो से आपकी हेल्प हो जाएगी और आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा और इसके अलावा भी आप जो है पॉलिटिकल साइंस के पेपर को भी देख लीजिएगा। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर मैं आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगी एट फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलिए, तो असेंशियल एलिमेंट्स आ जाते हैं कई बार स्टेट के, यानी कि राज्य के आवश्यक तत्व क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है। तो राज्य के आवश्यक तत्व क्या है, पहला है पॉपुलेशन, जिसको हम हिंदी में जनसंख्या बोलते हैं। दूसरा है टेरिटरी, उसको हम क्षेत्र बोलते हैं। गवर्नमेंट, सरकार। सोवर्निटी यानी कि संप्रभुता। तो एक स्टेट यानी कि जब हम एक राज्य में रहते हैं तो मान लीजिए दिल्ली है, नई दिल्ली, वो एक राज्य है, राइट। तो वहां पर जब हम रहते हैं तो वहां पर क्या क्या चीजें एलिमेंट्स के तौर पे, क्या क्या आवश्यक तत्व हैं दिल्ली में, क्या क्या चीजें दिल्ली को बनाती हैं। तो पॉपुलेशन वहां की, जो वहां पे रहने वाली जनसंख्या है, वहां का क्षेत्र यानी कि वो किस प्रकार का क्षेत्र है, वहां की गवर्नमेंट और वहां की सोवर्निटी। चलिए, तो अब देख लेते हैं अगला हमारा टॉपिक क्या है। तो ये जो टॉपिक है ये मैंने ऐसे ही मतलब आप देख सकते हैं कि ये आपका पिछले पेपर में आया हुआ है कि आपसे पूछा गया था कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर देखिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है,
वो जो थे वो पहले प्रेसिडेंट थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के, फिर उसके बाद उनके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बना दिया गया। उसके बाद यहाँ पर उसी क्वेश्चन में क्वेश्चन किया गया है कि चेयरमैन क्या थे, कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया के, यानी कि जो भारत का संविधान प्रारूप समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। यहाँ पर मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के बच्चे को लेकर चल रही हूँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, आगे है हमारे फंक्शंस ऑफ जिला परिषद। फंक्शन क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं जिला परिषद के, तो कार्य क्या होते हैं, सबसे पहला कार्य है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग प्रॉपर एडवाइस टू ग्राम पंचायत एंड ब्लॉक समिति एंड असिस्ट इन देयर फंक्शनिंग, यानी कि ये क्या करता है, ग्राम पंचायत और ब्लॉक समितियों को उचित सलाह और उनके कामकाज में सहायता करने के लिए ये जिम्मेदार होता है। ये क्या करती है जिला परिषद, जो ग्राम पंचायत होती है ना, मतलब एक गांव है उसके अंदर पंचायतें बनाई जाती है, आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा और बड़े बूढ़ों से भी आप जो है सुनते आए होंगे कि गांव में पंचायतें होती हैं, ब्लॉक समितियां होती हैं, तो उनके कामकाज की ये लोग क्या करता है, जिला परिषद कामकाज देखता है उनका और उनको उनके काम में जो है सहायता भी करता है। उसके बाद सेकंड है इसका, इट एक्ट एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड बॉडीज एट द लोअर लेवल, यानी कि राज्य सरकार और निकायों के बीच ये कनेक्टिंग लिंक के रूप में कार्य करता है, यानी कि ये स्टेट गवर्नमेंट को जो बाकी की बॉडीज है उनके साथ जोड़ता है। इट ओवरलुक्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 5 ईयर प्लान्स, यानी कि जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं उनके कार्यान्वयन की ये अनदेखी रखता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन ही अगला टॉपिक। तो यहाँ पर टॉपिक क्या है आपका, प्रेसिडेंट कौन होता है और प्रेसिडेंट का जो पद होता है वो सम्मानजनक क्यों होता है, यानी कि प्रेसिडेंट जो है हमारा राष्ट्रपति जो है वो एक सम्मानजनक पद क्यों है, क्योंकि एक नॉमिनल हेड होता है और ये प्राइम मिनिस्टर को जो है एडवाइस देने वाला बंदा होता है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस कौन देता है, प्रेसिडेंट, और उसकी जो मतलब ये क्या करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया, इसको एक तरह से इसका हेड होता है। ये प्रेसिडेंट जो होता है वो वोटिंग बॉडी कॉल्ड इलेक्टरल कॉलेज के द्वारा जो है प्रेसिडेंट को चुना जाता है, तो इलेक्टरल कॉलेज इसको चुनता है मतदान निकाय द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति हिंदी वाले बच्चे कैसे लिखेंगे, राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का प्रमुख होता है, लेकिन भारत में प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद की सलाह पर ये कार्य करता है। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव जो है आपने देखा भी होगा, जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लिए जाते हैं, और जो आपका प्रेसिडेंट है वो आपका एज एन एक तरह से नाम मात्र के लिए होता है, बाकी सारे जितने भी कह सकते हैं जितनी भी आपके सलाह वगैरह होती है, जितनी भी बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं वो आपके प्राइम मिनिस्टर करते हैं। अब उसके बाद है फंडामेंटल राइट जो होते हैं हमारे, फंडामेंटल राइट आपने सुना भी होगा जिसको हम मौलिक अधिकार बोलते हैं, वो हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो the fundamental right to equality universal adult franchise is guaranteed that states every person above the age of 18 has the right to vote without any discrimination, यानी कि समानता के मौलिक अधिकार को सही ठहराने के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिसको हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज भी बोलते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन आएगा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की जरूरत क्यों है, ये क्यों महत्वपूर्ण है, या फिर आ सकता है इसका अर्थ समझाइए। इसका अर्थ ये है, हिंदी वाले बच्चे जरा ध्यान दे, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक यानी कि सभी को, सभी का, वयस्क का मतलब होता है जो भी लोग 18 साल से ऊपर के हों, सभी जो 18 साल से ऊपर हों। मताधिकार, मत का मतलब होता है चुनाव, ठीक है, अधिकार का मतलब होता है आपका, आप समझते हैं राइट्स, तो यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, सभी को जो 18 साल से ऊपर के जितने भी वयस्क हैं उनको मत यानी कि चुनाव का अधिकार बिना किसी भेदभाव के अगर दिया जाए तो वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इज गारंटीड दैट स्टेट्स एवरी पर्सन अबव द एज ऑफ 18, यानी कि 18 से ऊपर की एज के जो इंसान हैं उनको राइट दिया जाता है, राइट टू वोट,
ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव। तो आप इस तरीके से आंसर करेंगे। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, a strong sense of loyalty to the interest of one particular group rather than to society as a whole, which can lead to extreme behavior or violence towards others। यानी कि संपूर्ण समाज की अपेक्षा धर्म संप्रदाय विशेष के पक्ष में शहरी निष्ठा जो कभी कभी उग्र व्यवहार या हिंसा को प्रेरित कर दे, वो सांप्रदायिकता है। तो आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कम्युनलिज्म क्या है। तो कम्युनलिज्म क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका कि एक ऐसी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ लॉयलिटी जिसमें कि एक पर्टिकुलर ग्रुप यानी कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में, जैसे हिंदू है, हिंदूवाद वगैरह वगैरह बोल देते हैं ना कि हम हिंदू हैं, हम कट्टर हिंदू हैं, एथनिक या फिर किसी भी एक रिलीजन, मुस्लिम है, हिंदू है, सिख, ईसाई, मैं यहाँ पर किसी पर्टिकुलर हिंदू को ही यहाँ पर मैं टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपको समझा रही हूँ कि जैसे बोलते हैं ना कि एक रिलीजन के बारे में बहुत सारी बातें फैला दी जाती हैं, या फिर हम बोलते हैं कि हम इस पर्टिकुलर उससे हैं, कास्ट से हैं। तो वहाँ पर जब हम इस चीज को लेकर, धर्म को लेकर, किसी संप्रदाय को लेकर विशेष पक्ष को में जब हम अपनी निष्ठा दिखाते हैं लेकिन उग्र व्यवहार के साथ, ठीक है, हिंसा को प्रेरणा देते हैं, जैसे कि हिंदू और मुस्लिम की जब लड़ाई होती है तो वहां पे क्या होता है, कम्युनलिज्म होता है। हिंदू मुस्लिम लड़ाई में हिंसा को प्रेरणा दी जाती है, हिंसा होती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कन्फ्लिक्ट क्या है इंडिया और चाइना के बीच में, यानी कि इंडिया और चाइना, भारत और चीन के बीच में संघर्ष के मुद्दे क्या क्या हैं, यानी कि इनके बीच में जब जब लड़ाई होती है तो उसकी लड़ाई का क्या कारण है, उनके कन्फ्लिक्ट का क्या कारण है। तो पहला कारण आप इस तरीके से लिखेंगे, चाइना ने तिब्बत लिया था 1950 में। 1950 में जब हमसे तिब्बत छीना चाइना ने, तो उस चीज को लेकर आज तक भी विवाद होते आए हैं। तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर सॉट एंड ऑब्टेन बट पॉलिटिकल अजाइलम इन इंडिया इन 1959, यानी कि तिब्बती आध्यात्मिक नेता ने 1959 में भारत में राजनीतिक शरण मांगी और उनको प्राप्त मतलब दी गई। मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रीय दावे, यानी कि कई बार अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन के बीच में भी यहाँ पर जो लद्दाख का रीजन है एक, वहां पर यहाँ पर क्या होता है, प्रतिस्पर्धात्मक यानी कि कंपटीशन हो जाता है कई बार चीन और इसके बीच में, भारत के बीच में। तो उस चीज को लेकर भी कई बार लड़ाई की संभावना हो जाती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है आपका, मिस्टर जिन्ना, यानी कि जो आपके हैं मोहम्मद अली जिन्ना, एम.ए. जिन्ना जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, आपने सुना भी होगा बहुत बार नाम इनका। तो मिस्टर जिन्ना की क्या थ्योरी थी इंडिया के ऊपर, मतलब आपका इस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपका कि इनकी टू नेशन थ्योरी क्या है, टू नेशन थ्योरी इनकी क्या है। ठीक है, तो क्या थ्योरी थी इनकी, मिस्टर जिन्ना कहते थे कि इंडिया शुड बी कट अप इनटू टू, यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ सन 1947 में, तो इन्होंने यहाँ पर थ्योरी दी, अंग्रेजों ने इनको भड़का दिया जिन्ना को कि आप जो है अपना अलग से एक देश मांग लो, हिंदुस्तान में से पाकिस्तान मांग लो और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा करवा दो। तो दो नेशन थ्योरी क्या है कि जब इन्होंने मिस्टर जिन्ना ने कहा था कि इंडिया को दो भागों में काट दिया जाए, उसमें पाकिस्तान एक जगह और दूसरी जगह हिंदुस्तान, और पाकिस्तान पर कब्जा करने के लिए जो है मुस्लिम राष्ट्र और हिंदुस्तान पर कब्जा करने के लिए हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। तो यही आपकी डोनेशन थ्योरी है जो एम.ए. जिन्ना ने दिया थी। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो टीएच क्लासेस को, और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। जितने भी आपके बच्चे जितने भी आपके एनआईएस के स्टूडेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनको भी ये वीडियो मिलनी चाहिए और उनकी भी हेल्प होनी चाहिए। ठीक है, ऑल्सो कमेंट टू लेट अस नो हाउ यू लाइक द वीडियो, यानी कि आपको कितनी पसंद आई है ये वीडियो, उसके लिए मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा आप कोई और वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। और हाँ,
पीडीएफ्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है टीएच क्लासेस। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वहां पर आपको पीडीएफ जो है इसका फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि गांधीज्म के क्या फीचर्स हैं। फीचर्स ऑफ गांधीज्म यानी कि गांधीवाद की हमें विशेषताएं बतानी होती है। तो गांधीवाद क्या है? जब गांधी जी ने थ्योरी दी थी अपनी, तो उन्होंने कहा था कि हमेशा सच बोलो और अहिंसा करो, ठीक है, यानी कि कभी भी हिंसा ना करो, अहिंसा को बढ़ावा दो। तो दे आर द ट्विन कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ गांधीयन थॉट्स। गांधी जी के जो थॉट थे उनमें सबसे पहला था थॉट सत्य और दूसरा था अहिंसा। ये गांधीवादी विचारों के जुड़वा प्रमुख सिद्धांत थे। फिर उसके बाद उन्होंने बोला सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब होता है सच का आग्रह। हम जो है हिंसा नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ अहिंसक बनकर अपने जो है काम करेंगे और उसी से हम आगे बढ़ेंगे। गांधी जी called his overall method of non-violent action सत्याग्रह। It means the exercise of the purest soul force against all injustice, oppression and exploitation। ठीक है, यानी कि गांधी जी ने अहिंसक कर्म की अपनी समग्र पद्धति को सत्याग्रह कहा। इसका अर्थ है सभी अन्याय, उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ शुद्धतम आत्मबल का अभ्यास। उसके बाद उन्होंने थ्योरी दी, फीचर है उनका सर्वोदय। सर्वोदय जो है एक टर्म है जिसमें कि सभी की प्रोग्रेस हो, इसके बारे में बोला गया, यानी कि सार्वभौमिक उत्थान या सभी की प्रगति हो, इसके बारे में कहा गया। फिर उन्होंने कहा स्वराज के बारे में। स्वराज का मतलब है सेल्फ रूल, अपने ऊपर। स्व का मतलब होता है कि अपना, स्वयं, और राज का मतलब खुद से अपने ऊपर ही रूल करना, अपना खुद का रूल। तो गांधी जी gave it the content of an integral revolution that encompasses all spheres of life। यानी कि गांधी जी ने कहा कि स्व शासन करो, किसी और को शासन मत करने दो अपने ऊपर। ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप का मतलब है एक सामाजिक आर्थिक दर्शन है जिसे गांधी जी द्वारा प्रतिपादित किया गया। एक सोशो इकोनॉमिक फिलोसफी थी जो कि गांधी जी ने प्रोपाउंड की थी। ठीक है, अब अगला जो है आपका टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट और स्टेट के बीच का डिफरेंस। अब देखिए, राज्य एक है आपका राज्य और दूसरा है आपका सरकार। तो इनके बीच का डिफरेंस तो आप वैसे भी बता सकते हैं कि जो सरकार होती है वो राज्य का एक हिस्सा होती है, पार्ट होती है। सरकार राज्य का एक पार्ट होती है, राज्य सरकार को चलाएगा, सरकार राज्य को चलाएगी, इस तरीके से है। तो गवर्नमेंट इज ओनली एन एलिमेंट ऑफ द स्टेट, यानी कि एक जो स्टेट का सिर्फ एलिमेंट है गवर्नमेंट। इसके 4 एलिमेंट होते हैं जो हमने ऊपर देख लिया, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सोवर्निटी। तो गवर्नमेंट सिर्फ एक एलिमेंट है उस स्टेट का। इट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द स्टेट विच एक्ट फॉर द स्टेट, यानी कि ये सिर्फ एक्ट करती है स्टेट के लिए। गवर्नमेंट ना हो तो जो स्टेट है वो कैसे चलेगी, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ ये एक्ट करती है और सिर्फ इसका एक पार्ट है। तो गवर्नमेंट एक पार्ट है उसका। अगला है गवर्नमेंट इज एन एजेंसी और एजेंट ऑफ द स्टेट। ये सिर्फ एक एजेंसी या एजेंट होती है स्टेट का। गवर्नमेंट एक एब्स्ट्रैक्ट है, गवर्नमेंट स्टेट एक एब्स्ट्रैक्ट है और गवर्नमेंट एक कॉन्क्रीट है। तो स्टेट एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है, एक नेम है जो कि पूरे कम्युनिटी को डिनोट करता है, और एक टेरिटरी ऑर्गेनाइज्ड लोगों की जो है उसको डिनोट करता है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड होती है बाय अ पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है, यानी कि जो गवर्नमेंट होती है वो ऑर्गेनाइज्ड होती है, यानी कि पूरी एक पॉपुलेशन, जितनी भी पॉपुलेशन है स्टेट की, उसके द्वारा ये जो है ऑर्गेनाइज्ड होती है। होल पॉपुलेशन इज अ पार्ट ऑफ द स्टेट, ऑल द पीपल आर सिटीजन ऑफ द स्टेट। तो गवर्नमेंट हमेशा लोगों के हिसाब से बनाई जाती है। मेंबरशिप ऑफ अ स्टेट इज कंपल्सरी बट नॉट ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट की मेंबरशिप होना कंपलसरी है। अब आपको आप दिल्ली में रहते हैं तो आपके पास दिल्ली की मेंबरशिप होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट सरकार का कोई हिस्सा हो, यानी कि सरकार में आपको नौकरी दी जाए तभी आपको जो है यहाँ पर दिल्ली में रखा जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसीलिए ये सिर्फ एक कंपलसरी होती है स्टेट का मेंबरशिप, गवर्नमेंट का मेंबरशिप कंपलसरी नहीं है। उसी को मैंने फिर हिंदी में यहाँ पर आपको बता दिया है, हिंदी वाले बच्चे देख लीजिएगा। तो सरकार और राज्य के बीच का अंतर क्या है? सरकार केवल राज्य का एक तत्व होती है, सरकार राज्य की एक एजेंसी या एजेंट है। राज्य जो है सार है, सरकार ठोस है। सरकार केवल राज्य की जनसंख्या के
का एक हिस्से द्वारा आयोजित की जाती है और किसी राज्य की सदस्यता अनिवार्य है। राज्य की सदस्यता अनिवार्य है, सरकार की नहीं। उसके बाद आता है आपका अगला पार्ट जो कि है आपका नेशनल इमरजेंसी के ऊपर, यानी कि जो है इसमें क्या था, इसमें एक डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी आई जहां पर फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फॉर द पॉलिटिकल सिस्टम। ये कॉन्सिक्वेंसेस कौन कौन से थे, यानी कि इसका मतलब ये है नेशनल इमरजेंसी जब लगाई गई, जो कि आपकी यहाँ पर इंदिरा गांधी द्वारा लगाई थी, ठीक है। तो ये नेशनल इमरजेंसी क्या थी और इसका क्या इफेक्ट पड़ा, इफेक्ट ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी, सेंटर्स एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड टू डायरेक्टिंग एनी स्टेट। आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा, हिंदी में भी मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है, तो आप समझिएगा इसको। फाइनेंशियल इफेक्ट्स है इसके, लोकसभा पे इफेक्ट है, स्टेट असेंबली पे है, इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स और लेजिस्लेटिव इफेक्ट्स है इसके, ठीक है। तो आप पूरा इसको देख सकते हैं, वैसे ही आपका हिंदी में आपको दिया गया है। तो आपातकाल की जो घोषणा है उसकी राजनीतिक व्यवस्था के लिए दूरगामी परिणाम क्या क्या थे, तो पूरे आपके परिणाम जो है पांचों यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। उसके बाद अगला जो है ये है आपका, यानी कि क्या जरूरी है सुप्रीमेंसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी, उसकी सर्वोच्चता बनाए रखना क्यों जरूरी है। तो ये क्या करती है, ये टायरनी ऑफ एग्जीक्यूटिव्स है, ये मेंटेन करती है फेडरल बैलेंस, और इसके साथ साथ एसेंशियल है चेकिंग द पॉसिबल मिसयूज ऑफ पावर बाय द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो इसके लिए जरूरी है बहुत ही ज्यादा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, संविधान है हमारा, उसकी सर्वोच्चता बनाए रखें, संघीय संतुलन बनाए रखता है। इससे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्ति के संभावित दुरुपयोग के लिए, यानी कि अगर कोई विधायक है, अब मान लीजिए किसी ने गुनाह किया है, किसी ने कोई गुनाह कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, तो उसको फिर सजा किस तरीके से दी जाए, सरकार देगी सजा, लेकिन सरकार कैसे देती है, संविधान के अनुसार सजा मिलती है। किसी ने अगर मर्डर किया है तो उसको 10 साल की सजा दी जाएगी, किसी बच्चे ने अगर मर्डर किया है तो उसको जो है चाइल्ड जो हमारे जेल होते हैं, चिल्ड्रन जेल, उसमें उसको डाल दिया जाएगा। तो ये सब हमारा संविधान ने में जो रूल्स बने हैं उसके अकॉर्डिंग चलता है सब कुछ। उसके बाद अगला हाँ आपका टॉपिक इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया, यानी कि इलेक्शन के क्या प्रोसेस है इंडिया में। ईसीआई जो है, यानी कि इंडियन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज बीन एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है सिंस जनवरी 25 1950। द कमीशन करेंटली कंसिस्ट ऑफ अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 कमिश्नर्स। तो अभी इसमें क्या कौन कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 कमिश्नर हैं। तो द इलेक्शन कमीशन इज इन चार्ज ऑफ इलेक्शन टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो पूरा आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा ये क्या क्या करती है। हिंदी में भी मैंने आपको दे दिया कि चुनाव की क्या क्या प्रक्रिया है, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, ह्यूमन राइट्स क्या क्या है, ये भी इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है ह्यूमन राइट्स के ऊपर। ह्यूमन राइट्स क्यों जरूरी है, मानव अधिकार हमारे क्यों जरूरी है। ह्यूमन राइट में क्या क्या आएगा, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी एंड टॉर्चर, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, द राइट टू वर्क एंड एजुकेशन, ये सारे आपके ह्यूमन राइट हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार, गुलामी और यातना से स्वतंत्रता, राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, काम और शिक्षा का अधिकार, तो ये सभी हमारे हक हैं। उसके बाद पब्लिक ओपिनियन, लोगों का ओपिनियन, जो पब्लिक है उसका ओपिनियन क्यों जरूरी है, इस बारे में भी आपका क्वेश्चन आ जाता है, तो इसके ऊपर भी आप जो है ध्यान दीजिएगा। पब्लिक ओपिनियन इज यूजुअली टेकन एज द ओपिनियन ऑफ द पब्लिक, यानी कि जनता की राय जो होती है वो जनता की राय के रूप में हम इसको लिया जाता है। इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, एक लोकतांत्रिक प्रणाली में लोगों की ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लोकतंत्र के बारे में आपको बता दूं तो मैं, लोकतंत्र क्या होता है, लोगों का, यानी कि लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए, लोगों के लिए, तो इसका क्या अर्थ है, ये लोकतंत्र का कई बार पूछा जाता है। तो लोगों का इसका मतलब ये है कि आप ही गवर्नमेंट बनाते हैं, राइट, आप ही गवर्नमेंट बनाते हैं,
आपके लिए ही गवर्नमेंट बनती है और आपके द्वारा ही गवर्नमेंट बनती है। आप जब चाहें आप गवर्नमेंट को जो है इलेक्शन के बाद उसको हटा सकते हैं। अगर आपको किसी का काम पसंद नहीं आ रहा तो आप उस बारे में भी उससे जो है सवाल जवाब कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए पब्लिक कंसर्न बहुत ज्यादा जरूरी है। अब 7 फंडामेंटल राइट्स हमारे यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं, देख लीजिए। 7 फंडामेंटल राइट्स हमारे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे 4 पूछ ले जाते हैं, कई बार 5 पूछ ले जाते हैं, तो मैं चाहती हूँ आपको सातों के सातों याद हो। तो पहला राइट हमारा क्या है, फंडामेंटल यानी मौलिक अधिकार क्या क्या है हमारे। मौलिक का मतलब होता है जो हमें बिल्कुल बेसिक अधिकार दिए गए हैं, जो हमारी सरकार ने, हमारे संविधान ने हमें बेसिक अधिकार दिए हैं। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, हमें सभी को समान जो है अवसर मिले। फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि अगर हमारा शोषण हो रहा है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, वो अधिकार हमें दिया गया है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी सांस्कृतिक स्वतंत्रता को हम अपना सकते हैं। एजुकेशनल राइट्स, हम सभी को शिक्षा का अधिकार दिया जाता है। जितने भी बच्चे 14 साल से कम के होते हैं, 14 साल तक के बच्चों को जो है फ्री शिक्षा, आप देख सकते हैं 8th क्लास तक जो है गवर्नमेंट फ्री शिक्षा देती है, तो वो 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार होता है। उसके बाद भी आपको शिक्षा का अधिकार मिलता है। राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार, जो कि पहले था अब नहीं है। अब राइट टू प्रॉपर्टी आपको नहीं दिया जाता है, संपत्ति का अधिकार अब ये खत्म हो चुका है। तो आप इसको जो है, अगर ज्यादा पूछे जाए, सातों पूछे जाए तो अब इसको लिखेंगे, अगर नहीं पूछे जाए तो नहीं लिखेंगे। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संविधानिक उपायों का अधिकार, आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो आप कोर्ट में जाकर अपना केस लड़ सकते हैं, इसका अधिकार भी आपको दिया गया है। अगला हमारा देख लीजिए, सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर है, ये सबसे लंबा लिखित संविधान है, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, बहुत ही बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा संविधान, ठीक है। बहुत लचीला है, बहुत अच्छे तरीके से इसको लिखा गया है। इसको आप चाहे तो आप खुद से भी जो है याद करके या खुद से भी अपने माइंड से लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है, आपको पता होना चाहिए अगर आप पॉल साइंस पढ़ रहे हैं तो। और इसके अलावा आपको वैसे भी पता होना चाहिए क्योंकि आप एक इंडिया के पार्ट हैं। तो ये लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लंबा लिखित संविधान है। यहाँ ये जो है अलग अलग संविधानों से लिया गया है, ठीक है। बहुत सारे संविधान जैसे अमेरिकन, ब्रिटिशन, बहुत सारे संविधानों से ये लेकर बनाया गया है। और इसके अलावा ये कठोर है, यहाँ पर ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन है इसमें, ठीक है। यहाँ पर फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बीएस के बेस पे भी इसको बनाया गया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सरकार का एक संसदीय रूप है, ठीक है। इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवर्निटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, रूल ऑफ लॉ, ठीक है। तो कानून का शासन है ये, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का संश्लेषण है इसमें। तो ये सभी फीचर्स आप इसके जो है याद करेंगे। उसके बाद अगला जो है हमारा ये रहा आपका, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ पर बताया गया है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का क्या काम है, क्या पावर है उसके पास, तो आप किस तरीके से आंसर करेंगे, आप ये देख लीजिए। इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है। द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एंड प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ऊपर भी देखा, प्रेसिडेंट जो होता है ना वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है, और वहीं पे अगर हम प्राइम मिनिस्टर को देखें तो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है। प्रेसिडेंट एक तरह से प्राइम मिनिस्टर से ऊपर तो होता है, लेकिन इसके पास इतनी अथॉरिटी नहीं होती है। जो सबसे रियल अथॉरिटी होती है, सबसे जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही लिए जाते हैं, तो इसकी पावर ज्यादा होती है। ये जो होता है नीति आयोग का चेयरमैन होता है, इसके सिग्निफिकेंट रोल होते हैं फॉरेन पॉलिसी बनाने में। इसके अलावा ये चीफ स्पोक्समैन होता है यूनियन गवर्नमेंट का, क्राइसिस मैनेजर इन चीफ एट द पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग इमरजेंसीज, और ये लीडर होता है लीडर ऑफ पार्टी इन द पावर एंड इन द
इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विसेज, सारी पॉलिटिकल सर्विसेज का ये हेड होता है। प्रधानमंत्री के बारे में यहाँ पर फिर हिंदी में आ जाएगा कि जो राष्ट्रपति होता है सिर्फ नाम मात्र का होता है, लेकिन जो वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण होता है वो प्रधानमंत्री होता है। सारा काम जो होता है वो सारा प्रधानमंत्री करेगा, राष्ट्रपति तो सिर्फ एक नाम मात्र के लिए बिठा दिया गया है। शक्तियां और कार्य ये देख लीजिए, नीति आयोग का मैंने जो ऊपर आपको बताया सेम वही है आपका पूरा आंसर जो है, आप इस तरीके से इसको करेंगे। उसके बाद आपका आ जाता है एक लोकसभा स्पीकर को कैसे इलेक्ट किया जाता है। ऑन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस द स्पीकर ऑफ लोकसभा रैंक 6। तो आप पूरा इसको पढ़ लीजिएगा। पावर्स दिए गए हैं लोकसभा स्पीकर के, क्या क्या पावर है ये आपका बहुत बार पूछा गया है। ये क्या क्या करता है, प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस, पावर टू रेगुलेट प्रोसीडिंग ऑफ हाउस, डिसिप्लिनरी फंक्शन है इसके, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, अलग अलग इसके फंक्शन दिए गए हैं। वही फिर मैंने आपको हिंदी में बता दिया, लोकसभा अध्यक्ष का कैसे चुनाव किया जाता है और इसकी क्या क्या शक्तियां हैं। ठीक है, अनुशासनात्मक कार्य है, प्रशासनिक कार्य है, सदन की कार्यवाही, सब कुछ ये सब देखता है। अब अगला जो है आपका टॉपिक ये रहा, इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि जो हमें ह्यूमन राइट्स दिए हैं, मानव अधिकार जो हमें दिए गए हैं, वो हमें उसकी क्या जरूरत है, हमें क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। उससे हमें क्या मिलता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलती है, एक्सप्रेशन इज गारंटीड अंडर ह्यूमन राइट। मान लीजिए अगर आपके पास ह्यूमन राइट ना हो तो क्या होगा, आपको बोलने का भी हक नहीं दिया जाए तो क्या होगा, आपके ऊपर कितने भी गुनाह हो रहे हो आप उसके लिए आवाज नहीं उठा पाएंगे। तो ह्यूमन राइट्स क्या करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये देता है। इसके अलावा ये रिलीजियस फ्रीडम देता है, यानी कि लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है, लोगों की शिक्षा का अधिकार देता है। लोगों को, लोग अगर मान लीजिए ऊपर जो हमने ह्यूमन फंडामेंटल राइट पढ़े, अगर उसमें शिक्षा का अधिकार ना हो तो लोग तो सब अनपढ़ रह जाएंगे, है ना। तो ये बहुत जरूरी है, ये पर्यावरण की भी रक्षा करने में हमारी मदद करता है। पर्यावरण से रिलेटेड मैंने बोला तो यहाँ पर एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में आ गया, मेजर्स टू टेक एनवायरमेंटल पोल्यूशन, यानी कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कम करने के क्या क्या उपाय हम अपना सकते हैं। तो मॉडिफाइंग ए प्रोडक्शन प्रोसेस टू प्रोड्यूस लेस वेस्ट, यानी कि कम वेस्ट वाली चीजों को हम अपनाएं, नॉन टॉक्सिक और लेस टॉक्सिक केमिकल्स जैसे कि क्लेंजर्स होते हैं आपके, डिग्रेजर्स होते हैं, इन सबको हम जो है कम यूज करें। जो हमारे नॉन टॉक्सिक और लेस टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं उनको हम ज्यादा यूज करें। वाटर और एनर्जी कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस करें हम। इसके अलावा जो मटेरियल्स हैं जैसे कि ड्रम्स, पैलेट्स, इनको हम दोबारा यूज करने की कोशिश करें। वैसे ही आपको हिंदी में इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा, जो हमारा पुनः उपयोग करना है उन्हें हम कचरे के रूप में निपटाने के बजाय उनका पुनः उपयोग भी किया करें। अब ग्लोबलाइजेशन के बारे में आ जाता है, ये आपका यहाँ से ऑप्शन 2 वाला जो होता है, ऑप्शन 1 वाला वो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपसे बोला जाएगा कि ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताओ। कई बार ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग पूछ लिया जाता है, तो ये उसका पूरा मीनिंग है। ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट ये भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो ग्लोबलाइजेशन ये क्या है, ये होता है ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमीज, यानी कि मान लीजिए आप भारत में बैठे हैं और आप अमेरिका से जो है सामान मंगवाना चाहते हैं कुछ भी, तो आप मंगवा सकते हैं, है ना। तो इसी को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। जब हम भारत के लोग एक जो है अमेरिका के पास सामान भेज रहे हैं और अमेरिका के लोग हमारे पास सामान भेज रहे हैं, जरूरी नहीं अमेरिका, हमारे जितने भी हमारी कंट्रीज हैं जैसे जापान, ठीक है, बाकी जितनी कंट्रीज हैं हमारी, उनके साथ अगर हम जो है सामान का लेन देन कर रहे हैं, बॉर्डर ट्रेड कर रहे हैं, और इसके अलावा गुड्स और सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, इसमें जरूरी नहीं हम सामानों का ही लेन देन करें, लोगों का, इंफॉर्मेशन का, इन्वेस्टमेंट का, इन सब का अगर हम लेन देन कर रहे हैं तो उसको ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। इसके पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेंगे कि ये मैन्युफैक्चरिंग के कॉस्ट को कम करता है, ये कंपनीज को गुड्स कम प्राइस पे जो है ऑफर करता है। इसके अलावा ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही एक की एस्पेक्ट है जो कि हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कंट्रीब्यूट करता है। कंज्यूमर के पास एक वाइडर वैरायटी होती है गुड्स की। नेगेटिव इफेक्ट क्या है इसके, ये डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादा होता है और अंडर डेवलप्ड में कम। उसके बाद ये टेररिज्म भी बढ़ाता है, जॉब इनसिक्योरिटी देता है, करेंसी फ्लक्चुएशन होती है, प्राइस इंस्टेबिलिटी होती है। वैसे ही आपका हिंदी में हो जाएगा। हिंदी में इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन को वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, पहले ये रहा
फिर उसके बाद इसके सकारात्मक और इसके नकारात्मक भाव। ठीक है, अगला टॉपिक देख लेते हैं, चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यानी कि कई बार आपसे पूछ लिया जाता है हु इज द चार्टर ऑफ, व्हाट इज द चार्टर ऑफ यूएन, यूएन का चार्टर क्या है। तो ये जो है ये फाउंडिंग डॉक्यूमेंट है यूनाइटेड नेशन का। ये 26 जून 1945 को साइन हुआ था सैन फ्रांसिस्को में, और ये कंक्लूजन है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड केम इनटू फोर्स ऑन 24 अक्टूबर 1945, यानी कि ये 1945 24 अक्टूबर में यहाँ पर फोर्स में आया था। उसके बाद इसके क्या क्या पर्पस है, क्या पर्पस है इसके, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी देना, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा प्रदान करना, ये लोगों को इक्वल राइट्स और सेल्फ डिटर्मिनेशन देता है। तो ये सभी आप जो है हिंदी में भी देख सकते हैं। उसके बाद अगला है हमारा कि डाई आर्मेंट एक्टिविटीज क्या क्या हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की निरशस्त्रीकरण गतिविधियां क्या क्या हैं। तो ये क्या करता है, ये रिड्यूस और इवेंचुअली एलिमिनेट करता है न्यूक्लियर वेपन्स। अगर यूनाइटेड स्टेट्स ना हो, यूनाइटेड नेशन ना हो हमारा, तो उससे क्या होगा, लोगों को, जो आप देख सकते हैं अभी कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था, लोगों ने वेपन्स बनाने तैयार कर दिए थे, क्यों, क्योंकि उनके पास खाने के लाले पड़ गए थे, राइट। तो वहां पे क्या हुआ, जो चीन जैसे डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पे उन्होंने वेपन्स तैयार करने स्टार्ट कर दिए, वेपन यानी हथियार तैयार करने स्टार्ट कर दिए, परमाणु बम बनाने स्टार्ट कर दिए। तो उस पे रोक यूनाइटेड नेशंस लगाता है, जिससे कि जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति और जो है एक तरह से स्वतंत्रता बनी रहे। बायोलॉजिकल वेपन्स ना बनाए, कोई बम ना बना पाए, कोई भी कुछ भी इस तरीके के लोगों को डराने के जो गंभीर खतरा होता है मानव जाति के लिए, वो सब ना हो पाए। वही चीज आपको हिंदी में यहाँ पर दी गई है। उसके बाद अगला है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम WHO भी बोलते हैं। तो WHO के बारे में क्या है, WHO कौन होता है, पहले तो ये देखो, WHO इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ। ये इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए, जैसे मैंने कोरोना का एग्जाम्पल दिया, तो कोरोना जब आया था तो हमें काढ़ा पीने के लिए बहुत बोला जाता था कि काढ़ा पियो, तो वहां पर बोला जाता था कि ये WHO ने बोला है कि आप काढ़ा पियोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो कोरोना के टाइम पे WHO का क्या था कि इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ, वो क्या करता है कि पूरे जितने भी हमारे देश हैं WHO से जो जुड़े हुए हैं, उनके लिए उनकी पब्लिक हेल्थ को देखते हुए जो है अलग अलग मेजर बताता है। एक्टिविटीज क्या है, ये प्रमोट करता है डेवलपमेंट, ये हेल्थ सिक्योरिटी को फोस्टर करता है, स्ट्रेंथ करता है ये हेल्थ सिस्टम्स को, मतलब जो है हेल्थ से रिलेटेड रिसर्च करवाएगा, इंफॉर्मेशन देगा, एविडेंस लेगा। इसके अलावा ये पार्टनरशिप एनहांस करता है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। वही चीज आपकी हिंदी में दी गई है कि WHO, जिसको हम हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलते हैं, तो इसकी क्या क्या गतिविधियां है और ये क्या होता है। तो ये सार्वजनिक स्वास्थ्य, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए ये जो है जिम्मेदार होता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर है। यहाँ पर गतिविधियां क्या क्या है, ये विकास को बढ़ावा देता है, स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है, स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ बनाता है, अनुसंधान, सूचना और साक्ष्य का ये दोहन करता है, साझेदारी को बढ़ाता है, प्रदर्शन सुधारता है। तो यहाँ पर आपकी जो वीडियो है वो हो जाती है कंप्लीट। आई होप आपको समझ आ गया हो कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आपके, किस तरीके से आपको जो है पेपर में आपका आंसर करके आना है। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने सभी साथियों के साथ। इसके अलावा TH क्लासेस पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर आप बहुत बार देख चुके हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। तो सब्सक्राइब for more such videos to TH classes. तो do comment to let us know how you liked it, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जहां पर आपको PDF मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगले वीडियो आने के लिए इंतजार करिएगा, TH क्लासेस को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगली वीडियो में आपकी पोल साइंस की जल्दी ही डाल दूंगी, वहां पर मैं आपको पेपर पैटर्न समझाऊंगी, बहुत अच्छे तरीके से एक आइडिया दूंगी और आपको पूरा अच्छे से क्लियर करूंगी सब कुछ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।